अब मॉर्निंग सेशन में जो हमने टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ा था, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले अगर यहाँ पे देखो, ये जो अमाउंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं, हमने इस कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। इनिशियली हमने अकाउंटिंग एंट्री की थी फॉर रॉ मटेरियल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू सूर्य प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट 1 लाख रुपीज। इसके बाद हमने क्या किया, 1 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया था, राइट। टैक्स वाज समथिंग 15,255 और ये टैक्स हमने 1 लाख पे और ऐड कर दिया। बट हम इंक्लूसिव मेथड फॉलो कर रहे थे, तो जो हमारा टैक्स अमाउंट था वो 1 लाख में ही इंक्लूडेड रहना चाहिए था। तो हम ये सारे अमाउंट्स को डिलीट करते हैं। क्या गलती हुई थी समझ आया मॉर्निंग में? हाँ सर। मतलब आप इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जो अपन ने 1 लाख के ऊपर जो टैक्स लगाया है वो पूरा 1 लाख के अंदर ही होना चाहिए। करेक्ट। इफ देखो, अगर वेंडर हमको 1 लाख का इनवॉइस दे रहा है, ग्रॉस अमाउंट 1 लाख रुपीज है, तो इस 1 लाख में जो 18% टैक्स है वो इंक्लूडेड रहना चाहिए था। वेर एज हमने क्या कर दिया, हमने आधा एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो किया, आधा इंक्लूसिव मेथड फॉलो किया। मीनिंग कि ये जो भी अमाउंट है हमारा ना एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आया था, ना इंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इफ यू सी एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होगा, 1 लाख के ऊपर 18% टैक्स लगेगा, विच इज 18,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आनी चाहिए थी 1,18,000 इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव मेथड। लेकिन हमारी टोटल अमाउंट आई थी 1,15,255 बिकॉज हमने 1 लाख पे 18% तो कैलकुलेट किया। सी 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118, हमने ये मेथड फॉलो की थी। अब ये मेथड इंक्लूसिव टैक्स के लिए फॉलो होती है। अब हमारे पास अमाउंट आई थी 84,745। सो 1 लाख माइनस 84,745, ये अमाउंट आ रही है 15,255। अब ये हो गया हमारा इंक्लूसिव मेथड। वेर एज अगर एक्सक्लूसिव मेथड होता तो वहां पे 1 लाख पे 18% एक्सक्लूडेड होता। यानी कि ये जो 1 लाख का अमाउंट है उसमें हमने 18% का जीएसटी नहीं लगाया है, जीएसटी एक्सक्लूडेड। तो जब इसका कैलकुलेशन हम करते तो इट वुड बी 1 लाख इंटू 18%, which is 18,000 rupees, and 1 lakh plus 18,000 is equals to 1 lakh 18,000। अब हमने क्या किया था, हमने इंक्लूसिव मेथड से हमारा जीएसटी अमाउंट या टैक्स अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, पर जो मटेरियल का प्राइस था उसको हमने चेंज नहीं किया। इंस्टेड हमने क्या किया था, हमने वेंडर का अमाउंट बढ़ा दिया था।
तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गए चारों भी एग्जाम्पल्स में। क्लियर है इतना? हाँ सर। ऑल राइट। आई एम डिलीटिंग ऑल दीज अमाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ जो वैल्यूज होंगे, जो अमाउंट्स होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अब सुबह हमने एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया था विथ टैक्स एप्लीकेबल। वेंडर वॉज फ्रॉम मुंबई, कस्टमर वॉज फ्रॉम पुणे। अब मुंबई महाराष्ट्र में आता है, पुणे भी महाराष्ट्र में आता है। अब दोनों सिटीज एक ही स्टेट में है, इसलिए हमने इंट्रा स्टेट वाला मेथड फॉलो किया था, मीनिंग हमने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज किया था। अब यहाँ पे हमारी अमाउंट थी 1 लाख रुपीज। नील प्राइवेट लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स एप्लीकेबल एट 18%। अब नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री इज रॉ मटेरियल्स 1 लाख रुपीज डेबिट, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपीज क्रेडिट। अब हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया है, इसीलिए दिस इज अ परचेज टैक्स, लाइक दिस इज एन इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स या आप इसको परचेज टैक्स भी बोल सकते हो। रॉ मटेरियल्स पे हमको 18% टैक्स लगेगा, जिसमें से 9% सीजीएसटी होगा एंड 9% विल बी एसजीएसटी। अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब रॉ मटेरियल्स की प्राइस है 1 लाख रुपीज, और हम यूज कर रहे हैं इंक्लूसिव मेथड, यानी कि जो हम रॉ मटेरियल की प्राइस दे रहे हैं उसी में ये 18% टैक्स इंक्लूडेड है। तो अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए वी हैव फॉर्मूला 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। जो हमने ऊपर का 18 लिया था, दैट इज बिकॉज ऑफ 18% जीएसटी। ये फॉर्मूला क्लियर है दोनों को? हाँ सर। ओके, ऋषिकेश? हाँ सर। ओके, आप म्यूट कर सकते हो वापस। इफ आई प्रेस एंटर, 84,745। नाउ 1 लाख minus 84,745, which is equal to 15,255। अब इस 15,255 को हमको 9% एंड 9% में डिवाइड करना है। सो 15,255 डिवाइडेड बाय 2, 7,627। This is 7,627, let's say 0.5। सेम अमाउंट एसजीएसटी लाइन में भी आएगी।
अब ये करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री है या नहीं है? ओके, रोहित, आता बरोबर आहे वाटायला. बरोबर आहे. ती त्या ती ज्या टॅक्सेबल अमाऊंट आहे ती त्यामध्येच ऍड झाली ना आता, ओके, का देखो नाहीये तसं? आता बघा नाही हे सर, दोन्ही एंट्र्या कुठं हे झाल्यात, पण म्हणजे डेबिट आणि क्रेडिट साईडची टॅली नाही झाली टॅली नाही झालीत. का टॅली नाही झालीत? कारण की डेबिट साईड मध्ये बघा 15,000 रुपये ही एक्सीड दिसते अजून, पण क्रेडिट साईडला फक्त 1 लाख रुपये दिसत आहेत. करेक्ट, बिकॉज हमने जो रॉ मटेरियल्स परचेज किया था, अब ये इंक्लूसिव मेथड था, यानी कि रॉ मटेरियल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट. 84,745 is raw material amount and 15,255 is taxable amount. एंड हमने जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अमाउंट दी थी दैट वाज 1 लाख रुपीज, यानी कि ये अमाउंट हमको कम करनी पड़ेगी, तब जाके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बैलेंस होगा. करेक्ट? हाँ सर. आई विल चेंज दिस अमाउंट 84,745. अब ये अकाउंटिंग एंट्री करेक्ट है एज पर इंक्लूसिव मेथड. अब ये सेम चीज हम बाकी अकाउंटिंग एंट्रीज में भी फॉलो करेंगे. नाउ अब नेक्स्ट एंट्री, एग्जाम्पल 2. Tara Private Limited purchased vehicle from Shaw Motors worth rupees 10 lakh, tax applicable at 18%. Vendor is from Vadodara, Gujarat. Customer is from Bangalore, Karnataka. रोहित, अब इसमें कौन सा टैक्स टाइप अप्लाई होगा? जीएसटी. IGST, which is interstate GST. Vehicle amount is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Vehicle amount is 10 lakh. शॉ मोटर्स को भी हम 10 लाख रुपीस देंगे. बट बिकॉज दिस इज इंक्लूसिव मेथड, जो भी अमाउंट हम शॉ मोटर्स को देने वाले हैं उस अमाउंट में 18% आईजीएसटी इंक्लूडेड होगा. मीनिंग 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, 8,47,457. अब इसको 10 लाख से माइनस करेंगे. 8,47,457, 1,52,500, 1,52,543. Now 1,52,543 divided by 2, which is 76,271.5. Because this is IGST, हमको ये लास्ट वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. We will take this amount 1,52,543 एंड ये पूरा 18% हम IGST में डालेंगे.
ये अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें भी फिर से हमने व्हीकल की अमाउंट चेंज करना भूल गए हम, विच इज 8,47,457। अब ये हो गया हमारा अकाउंट्स पेबल का पार्ट। अब अकाउंट्स रिसीवेबल में यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए? फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री, ऋषिकेश। 1 लाख रुपीज डेबिट साइडला येईल सर. 1 लाख रुपीज डेबिट। नेक्स्ट आणि लाइन। सेल्समध्ये आता जो जीएसटी आहे तो मायनस होऊन त्याच्यामध्ये जाईल. म्हणजे जे 9% जो सीजीएसटी आणि एसजीएसटी जो काही जाणार आहे आता गव्हर्नमेंटला, तो त्या दोघांमध्ये मायनस होऊन जी अमाऊंट येईल ती इथे जाईल. म्हणजे 84,745 ती सेल्स अकाउंटमध्ये येईल आणि खाली आपली ती 7,000 ती अमाऊंट इकडे येईल. 7,627. ओके, करेक्ट। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री, रोहित, क्या अमाउंट्स आएंगे यहाँ पे? शो मोटर्स अकाउंट डेबिट ओके, 10 lakh. इतना खाली बोला 3. शॉ मोटर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट का येणार 8,47,547. ओके, एंड 10 लाख माइनस 8,47,547। 8,47,547. 447. 457. Sir. ओके, 8,47,457, 1,52,543. IGST will be applicable at 18%. अब हमने ऑलरेडी एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दिया था। लेट अस कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पिक्चर में से हमने टैक्स प्रोसीजर डिफाइन किया था, कंडीशन टाइप डिफाइन की थी, ऑलरेडी प्री डिफाइंड थी, हम प्री डिफाइंड कंडीशन टाइप्स यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग की भी प्री डिफाइंड है। हमने टैक्स प्रोसीजर को या कैलकुलेशन प्रोसीजर को कंट्री से लिंक किया था एंड टैक्स कोड्स क्रिएट किए थे, राइट? वी क्रिएटेड टैक्स कोड एज B1 for input tax, CGST 9%, SGST 9%, and E1 for output tax, CGST 9% and SGST 9%. अब नेक्स्ट हमें GL अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर इनपुट टैक्स एंड फॉर आउटपुट टैक्स। उसके पहले हम एक और चेंज करते हैं। अब जब हमने
हमारा जीएल मास्टर डेटा बनाया था, इनपुट टैक्सेस अकाउंट ग्रुप में हमने सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट किया था विच वाज इनपुट जीएसटी। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ इनपुट जीएसटी हम इसको सीजीएसटी कर देंगे। नेक्स्ट इज एसजीएसटी, नेक्स्ट इज आईजीएसटी एंड नेक्स्ट इज यूजीएसटी। ओके, हमने 4 टाइप्स के टैक्सेस यहाँ पे ऐड कर दिए, बट अभी के लिए हम सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आईजीएसटी एंड यूजीएसटी भी ट्राई कर सकते हो। सेम चीज हम आउटपुट टैक्स के लिए करेंगे। अब इसमें इनपुट वर्ड को मैं आउटपुट वर्ड से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, अब हमने आउटपुट के लिए भी 4 जीएसटी टाइप्स क्रिएट कर दिए। लेट अस गो टू एसएपी एंड उसके पहले इन अकाउंट्स के लिए हमको नंबरिंग देनी पड़ेगी। सो 251 ऑल जीरोस 1, 150 ऑल जीरोस 1। ठीक है, अगेन सीजीएसटी के लिए अकाउंट नंबर 0 पे एंड हो रहा है, एसजीएसटी के लिए 1, आईजीएसटी के लिए 2 पे एंड हो रहा है एंड यूजीएसटी के लिए 3 पे एंड हो रहा है। सेम इज फॉर आउटपुट टैक्स एज वेल, 0, 1, 2 एंड 3। दिस इज बैलेंस शीट अकाउंट एंड यहाँ पे भी बैलेंस शीट। ठीक है, जीएल मास्टर डेटा में हमने क्या चेंज किया समझ आ गया? हाँ सर। ओके, सर ये सेम चीज अपने को सैप में भी ये करना पड़ेगा ना अभी? सैप में बिकॉज हम इसको पूरा कॉपी नहीं कर पा रहे, हमने वहां पे ये सारा जीएल मास्टर डेटा क्रिएट नहीं किया था, तो हम सिर्फ ये जो अकाउंट नंबर्स है इसको पिक करके नए अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर पाते एसएपी में तो अभी हमारे पास ये सारे अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं, लेकिन हमारा कॉपी पेस्ट का फंक्शन काम नहीं कर रहा है इस वाले सर्वर पे।
इसीलिए हम सिर्फ वही अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो हमको रिक्वायर्ड होंगे। ओके सर। ठीक है, तो अभी के लिए वी विल क्रिएट 15 ऑल जीरोस इनपुट टैक्स CGST, 15 ऑल zeros 1 इनपुट टैक्स SGST। SAP में जाओ, ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट GL master data is FS00। एंटर। पहले कंपनी कोड चेक करो। कंपनी कोड इज AZ01। चेंज इट विथ योर कंपनी कोड HNMO। अब हमारा अकाउंट ग्रुप था इनपुट टैक्सेस 15 ऑल zeros। क्लिक ऑन क्रिएट 15 1 2 3 4 5 एंड 6। सर ये कंपनी कोड अपना नहीं है ना? नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। ओके, दोनों चेंजेस कर लिए। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, कंपनी कोड चेंज हो गया टू होंडा मोटर्स। GL अकाउंट इज 15 ऑल zeros। अब हम इनपुट टैक्स अकाउंट बना रहे हैं। अब ये जो इनपुट टैक्स अकाउंट है, इसमें GL अकाउंट टाइप क्या आएगा? बैलेंस शीट। सॉरी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। रोहित, GL अकाउंट टाइप क्या आएगा? प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखो, अभी के लिए हम सिर्फ दो GL अकाउंट टाइप्स यूज करने वाले हैं। एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज होता है। एंड सेकंड इज बैलेंस शीट अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट के लिए यूज होता है। आप जब प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो उसमें ये सब इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अब जो हमारा इनपुट टैक्स का अकाउंट है, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? लाइबिलिटीज, एसेट, इनकम या एक्सपेंस? एसेट। ओके, अब एसेट हम बैलेंस शीट में क्रिएट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। ओके, इसलिए हम बैलेंस शीट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन ओपन करो। Our account group is input taxes। 1500 input taxes। अब short text we will give input tax 15 all zeros was for CGST। Control A, Control C and paste। Go to control data tab। ओके, इसके पहले रोहित, अब ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जब GL मास्टर डेटा क्रिएट होता है तो कितने लेवल्स पे इसको हम क्रिएट करते हैं? आंसर इज, हम GL मास्टर डेटा दो लेवल्स पे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल, सेकंड इज कंपनी कोड लेवल। अब टाइप डिस्क्रिप्शन टैब में जो भी हम डेटा एंटर करते हैं, GL अकाउंट नंबर, कंपनी कोड, GL अकाउंट टाइप, अकाउंट ग्रुप, शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट, ये सब हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे क्रिएट करते हैं। अब इसका रीजन ये है कि ये जो भी हमने अकाउंट का नाम लिया है या GL अकाउंट टाइप लिया, बैलेंस शीट, अकाउंट ग्रुप लिया है, ये सब हमने इस वाले शीट से पिक किया था।
अब इस वाले शीट में हमने जीएल अकाउंट मास्टर डेटा क्रिएट किया था एंड ये मास्टर डेटा हमने अकाउंट ग्रुप में क्रिएट किया था। ओके, दीज आर अकाउंट ग्रुप्स एंड ये अकाउंट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लिंक होते हैं। इसीलिए हम टाइप डिस्क्रिप्शन टैब में जो भी डेटा एंटर करते हैं वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे एंटर करते हैं एंड इसके बाद हम इस डेटा को कंपनी कोड लेवल पे एक्सटेंड करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डेटा एंड क्रिएट बैंक इंटरेस्ट टैब। गो टू कंट्रोल डेटा। अब यहाँ पे अब जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपके कंपनी कोड लेवल पे डिफाइन होगी। जो हमारा कंपनी कोड है HNMO, यहाँ पे हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो सब इस कंपनी कोड को अप्लाई होगा। अकाउंट करेंसी INR। अब बिकॉज हम टैक्स यूज करने वाले हैं तो हमको यहाँ पे टैक्स कैटेगरी देनी होगी। अगर आप इसकी लिस्ट ओपन करोगे, वी हैव मल्टीपल टैक्सेस। दिस हाइफन साइन इज ओनली फॉर इनपुट टैक्स, asterisk is all tax type allowed, plus sign is output tax एंड ये जो -b प्लस b दिया हुआ है ये किसी ने डिफाइन किया है, ये सिस्टम जनरेटेड नहीं है। अब ये जो साइन है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, हम इसको यूज करते हैं। अब बिकॉज हम इनपुट टैक्स बना रहे हैं तो वी विल यूज दिस साइन, इनपुट टैक्स अकाउंट। डबल क्लिक एंड मेक श्योर की पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करो। बिकॉज लेट्स से कि आप कोई इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो जिसमें आपको टैक्स अप्लाई नहीं करना है, उस टाइम पे अगर आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपका इनवॉइस पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो सिस्टम को ऐसा लगेगा कि जो टैक्स कैटेगरी है वो एंटर करना कंपलसरी है। देयरफॉर सिलेक्ट दिस टिक मार्क। नेक्स्ट इज सॉर्ट की। गिव 001 पोस्टिंग डेट। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट टैब, ये भी कंपनी कोड लेवल पे डिफाइन करता है। G001 जनरल। ओके, save this. This is just a warning. Click on continue. Data saved. अब इस इनपुट टैक्स CGST अकाउंट को कॉपी करके हम इनपुट टैक्स SGST वाला अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट दिस अकाउंट, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। अब फर्स्ट फील्ड वो बोल रहा है कि रेफरेंस GL अकाउंट, यानी कि आप किस GL अकाउंट का रेफरेंस लेना चाहते हो, एंड रेफरेंस कंपनी कोड यानी कि कौन से कंपनी का रेफरेंस लेना है। अब इन रेफरेंस से आप किस GL अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो। सो वी हैव टू क्रिएट GL अकाउंट नंबर 15 all zeros 1 and company code will be HNMO. Click on continue. अब यहाँ पे हमारा GL अकाउंट नंबर चेंज हो गया 15 all zeros 1 एंड जो हमने 15 all zeros वाले अकाउंट से डेटा कॉपी किया था सेम डेटा यहाँ पे आ गया। बैलेंस शीट अकाउंट, इनपुट टैक्सेस, इनपुट टैक्स CGST, लेकिन हमको 15 all zeros 1 ये अकाउंट SGST के लिए क्रिएट करना है। सो जस्ट गिव SGST इंस्टेड ऑफ CGST। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज करोगे।
Okay. Input tax, SGST, control data tab, account currency, INR, input tax account category, posting without tax allowed, and sort key is 001. ओके, अब ये जो सॉर्ट की है, इसका यूज हमने अब तक समझा नहीं था। FBL 3N, ये हमारा GL लाइन आइटम डिस्प्ले रिपोर्ट है। सिलेक्ट ऑल आइटम्स एंड एग्जीक्यूट। अब यहां पे अगर आप देखो ओके, अगर आप यहां पे देखो तो अब हमने सॉर्ट की दी थी 001 विच वॉज पोस्टिंग डेट, सॉर्ट की फॉर पोस्टिंग डेट, मीनिंग कि जो हमारे रिपोर्ट्स क्रिएट होंगे उसमें जो लाइन आइटम्स हमको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर फर्स्ट लाइन आइटम, recurring document office rent. This is our second line item, invoice for inventory purchased, and similarly बाकी भी line items हैं। अब sort की सिस्टम को ये डिफाइन करती है कि जो भी लाइन आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस तरीके से सॉर्ट किए जाएंगे। बिकॉज हमने पोस्टिंग की बिकॉज हमने पोस्टिंग डेट दी थी एज अ सॉर्ट की, इसीलिए यहाँ पे हमारी पोस्टिंग डेट के हिसाब से ये हमको लाइन आइटम्स दिख रहे हैं। अगर हमने 28 अप्रैल 2025 को फर्स्ट इनवॉइस पोस्ट किया था तो यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन आइटम में दिखेगा। और एल्स लेट्स से कि हम सितंबर की मंथ में हैं, ओके, इनवॉइस डेट हमारी चेंज हो सकती है बट पोस्टिंग डेट हम उस दिन की ही रख रहे थे जिस दिन हमने पोस्ट किया था, राइट। अगर आप इनवॉइस पोस्ट करने जाओगे यहाँ पे आपको दो डेट्स पूछेगा, एक है इनवॉइस डेट, सेकंड इज पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट बाय डिफॉल्ट आ रही है, इनवॉइस डेट हमको एंटर करनी है। अब लेट्स से कि हमने 1 सितंबर पे हमारा इनवॉइस पोस्ट किया था एंड इनवॉइस की डेट थी 28 अप्रैल 2025। इसीलिए ये जो लाइन आइटम है ये हमको सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है, नंबर 1 पे डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली हमने 2 सितंबर को हमारा सेकेंड इनवॉइस पोस्ट किया था विच इज 23 अगस्त 2025, इसीलिए हमको ये सेकेंड नंबर पे डिस्प्ले हो रहा है। समझ गए? हेलो। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। ओके, दिस इज आवर सॉर्ट की। अब सॉर्ट की हमने क्या डाली थी? 001। करेक्ट। GL मास्टर डेटा में फॉर, अब ये जो था हमारा पेटी कैश फॉर दिल्ली अकाउंट था, इसके लिए भी हमने सॉर्ट की 001 डाली थी एंड 001 इज फॉर पोस्टिंग डेट, यानी कि वो डेट जिस डेट पे हम इनवॉइस पोस्ट करने वाले हैं। 001 एंड पोस्टिंग डेट। इतना क्लियर है?
हाँ सर। ओके। अब हम दो कॉलम्स क्रिएट करते हैं। वन इज इनवॉइस डेट, अनदर इज पोस्टिंग डेट। इनवॉइस डेट यानी कि हमको ये इनवॉइस किस डेट पे क्रिएट करना है, इनवॉइस की क्रिएशन डेट। एंड पोस्टिंग डेट यानी हमने इस इनवॉइस को किस डेट पे पोस्ट किया। लेट्स से कि हम आज एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं या आज हम एक इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, तो अब हमारी पोस्टिंग डेट क्या आएगी? 9 11 9 2025। 11 सितंबर 2025। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 तारीख। टुडे हाँ इज 11th of September 2025, करेक्ट? हाँ सर। अब हमको इस इनवॉइस की डेट दिखानी है 1 सितंबर। पॉसिबल है या नहीं? बिजनेस में हम डेट चेंज कर सकते हैं इनवॉइस की। इनवॉइस। अगर आपको नहीं किसी समझ वेंडर पा रहा ने हूँ। अगर आपको किसी वेंडर ने लेट्स से अगस्त के महीने में माल डिलीवर किया था, तो आपने उसको उसका हाँ इनवॉइस मांगा। अब वेंडर ने इनवॉइस दिया 1 सितंबर को। ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, वो तो दे सकते हैं ना, मतलब दे क्रेडिट के सकता है, ऊपर वो राइट? अपने को माल दे सकते हैं। हाँ। नहीं, सी दिस इज नॉट अबाउट क्रेडिट। अगर अभी लेट्स से कि आपका कोई बिजनेस है, ओके? आप एक लेट्स से आप फर्नीचर्स का बिजनेस करते हो। आप अलग अलग कंपनीज को फर्नीचर सप्लाई कर रहे हो एंड बहुत टाइम से सप्लाई कर रहे हो, या कोई आपका नया कस्टमर बन गया कोई कंपनी, ठीक है? अब आपने 10 लाख रुपए का फर्नीचर उस कंपनी को डिलीवर किया, लेकिन उस टाइम पे आपने इनवॉइस प्रोवाइड नहीं किया था। आगे जाके अब लेट्स से जिस भी कंपनी को आपने फर्नीचर डिलीवर किया, उस कंपनी के अकाउंटिंग के लिए उनको अब इनवॉइस लग रहा है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड वो आपको बोलेंगे कि इस 10 लाख रुपए के फर्नीचर का हमको इनवॉइस चाहिए। अब फर्नीचर आपने उनको दिया था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 2025। ठीक है, इस दिन पे आपने फर्नीचर्स डिलीवर किए थे। कंपनी आपको फिर से कांटेक्ट कर रही है 1 सितंबर को 2025, आस्किंग फॉर इनवॉइस। अब इस केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप डायरेक्टली उस कंपनी को पूछोगे कि इनवॉइस किस डेट का चाहिए, 20 अगस्त का चाहिए या 1 सितंबर का चाहिए। अब अगर वो कंपनी आपको बोल रही है कि 20 अगस्त का चाहिए, तो आप एज अ सेलर आप 20 अगस्त का भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, या अगर कंपनी बोल रही है कि 1 सितंबर का चाहिए, तो आप 1 सितंबर का भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, राइट? ये करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट। ओके। तो इनवॉइस डेट हम चेंज कर सकते हैं। अब पोस्टिंग डेट वो डेट होती है जब हम कोई इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए पोस्टिंग डेट ज्यादातर चेंज नहीं होती है, ठीक है?
कोई, अब लेट्स से इनवॉइस एक एंड यूजर पोस्ट करता है। अब एंड यूजर कोई XYZ कंपनी है, उसमें एक एंड यूजर काम कर रहा है एसएपी एप्लीकेशन पे। तो एंड यूजर डायरेक्टली पोस्टिंग डेट को चेंज नहीं कर सकता, राइट? जो पोस्टिंग डेट होगी उसी डेट पे उसको इनवॉइस पोस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर चेंजेस करने हैं तो उसको हायर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मीनिंग कि जो मोस्ट ऑफ द इनवॉइसेस पोस्ट होंगे वो उसी डेट पे होंगे जो प्रेजेंट डेट है। अगर कोई एंड यूजर 11th ऑफ सितंबर को एक इनवॉइस पोस्ट कर रहा है तो पोस्टिंग डेट इज 11th ऑफ सितंबर ओनली। अब इनवॉइस डेट एंड पोस्टिंग डेट, इसका फर्क समझ गए? हाँ सर। ओके। हाँ सर। ओके, अब एसएपी पे आता है। ये वाला जो कॉलम है ये हमारा इनवॉइस डेट है या पोस्टिंग डेट है? इनवॉइस डेट है सर। इनवॉइस डेट है। ओके, अब दिस इज टू चेंज द लेआउट। अगर आपको इन सारे कॉलम्स के अलावा कोई और कॉलम्स ऐड करने हैं या यहां से कोई कॉलम निकालना है तो आप लेआउट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमको पोस्टिंग डेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट इट एंड इस पोस्टिंग डेट को इस साइड पे ले आओगे, लेफ्ट साइड पे, कॉपी। अब यहाँ पे हमारी पोस्टिंग डेट एंड इनवॉइस डेट आर सेम, राइट? 28th ऑफ अप्रैल, 23rd ऑफ अगस्त, 26th ऑफ अगस्त। अब इनवॉइस डेट, फर्स्ट हमारी इनवॉइस डेट थी 28/04/2025। लेट्स से कि इस इनवॉइस को हमने 1st ऑफ सितंबर 2025 को पोस्ट किया था। नेक्स्ट इनवॉइस डेट हमारी थी 23rd ऑफ अगस्त 2025। 23rd ऑफ अगस्त 2025। लेट्स से इस इनवॉइस को हमने 1 मिनट, 1st सितंबर 2025। सेकेंड इनवॉइस हमने 2nd ऑफ सितंबर 2025 को पोस्ट किया था। ओके, एंड ऐसे ही लेट्स से कि हमने 6 इनवॉइसेस पोस्ट किए एंड दिस इनवॉइस डेट कैन डिफर, ये अलग अलग रह सकते हैं लेकिन पोस्टिंग डेट यही रहेंगे। अब लेट्स से कि हमने 23rd अगस्त को पोस्ट किया, लाइक इनवॉइस डेट इज 23rd ऑफ अगस्त। अब जो हम 3rd सितंबर को इनवॉइस पोस्ट करने वाले हैं उसका उसका इनवॉइस डेट होगा 12th ऑफ जुलाई 07/2025। नेक्स्ट इनवॉइस हम पोस्ट करते हैं, लेट्स से 1st ऑफ अगस्त 2025। अब ये जो भी इनवॉइसेस पोस्ट हो रहे हैं हम इसको रैंडम ऑर्डर में पोस्ट कर रहे हैं, राइट? इनवॉइस डेट हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं।
लेकिन पोस्टिंग डेट एक सीक्वेंस में जा रहा है। अब हमने सॉर्ट की दी थी पोस्टिंग डेट, यानी कि ये वाली डेट्स। तो जब सिस्टम हमको रिपोर्ट्स दिखाएगा, तो रिपोर्ट्स के जो लाइन आइटम्स होंगे वो एज पर पोस्टिंग डेट आएंगे। जो पहला लाइन आइटम होगा, लेट्स से यहाँ पे एक इनवॉइस है विच इज 2804/2025। नाउ इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है? सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसिडर करो। लेट्स से पोस्टिंग डेट इज 1 September, invoice date is this 28th of April 2025. Next posting date is 2nd of September. Invoice date is 23rd of August 2025. Next posting date 3rd of September. Invoice date is 12th of July 2025. अब यहाँ पे आगे पीछे हुआ या नहीं? हुआ ना सर आगे पीछे। आगे पीछे हुआ है। फिर भी जो हमको रिपोर्ट्स दिखेंगे वो इसी सीक्वेंस में दिखेंगे। जो इनवॉइस हमने 3rd September को पोस्ट किया है वो हमको 2nd September के बाद ही दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनवॉइस डेट। इनवॉइस चाहे आप जनवरी में पोस्ट करो या चाहे आप दिसंबर में पोस्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से कि जो नेक्स्ट इनवॉइस है 4th of September को हमने एक इनवॉइस पोस्ट किया। पोस्टिंग डेट इज 4th September, बट इनवॉइस डेट इज लेट्स से 31st of December 2024। एंड 5th September को हमने फिर से एक इनवॉइस पोस्ट किया। इसका इनवॉइस डेट था 1st of January 2024। ठीक है, अब 1st January 31st December से पहले आता है, लेकिन फिर भी हमको 31st December वाला इनवॉइस पहले दिखेगा, बिकॉज हमने सॉर्ट की दी थी पोस्टिंग डेट, नॉट इनवॉइस डेट। ठीक है, समझ गए या अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ सर। हाँ सर। समझ लो सर। ओके, डिलीट कर दो इसको। हेलो। चलेगा सर। ओके। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा सर, कर दो। ओके, ठीक है, बैक टू टैक्सेशन टॉपिक। ओके, अब यहाँ पे भी इफ यू सी
यहाँ पे इनवॉइस डेट एंड पोस्टिंग डेट सेम है, लेकिन हमने हमारा सॉर्ट की डिफाइन किया था एज पर पोस्टिंग डेट। सो पहला पोस्टिंग डेट था 28 अप्रैल, इसीलिए वो फर्स्ट लाइन में है। सेकेंड वॉज 23 अगस्त, देन कम्स 26 अगस्त, देन अगेन 26 अगस्त एंड उसके बाद 31 अगस्त। ठीक है, बैक टू दिस जीएल अकाउंट क्रिएशन। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है दोनों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप डाला था G001। ओके, सेव इट। नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, इनपुट टैक्स सीजीएसटी का अकाउंट क्रिएट हो गया, इनपुट टैक्स एसजीएसटी का भी अकाउंट क्रिएट हो गया। गो बैक। अब यहाँ पे हमने टैक्स कोड्स डिफाइन कर लिए, हमने जीएल अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है assign country to tax code, sorry, assign country and tax code to GL account. Transaction code is OB40. Go to SAP, transaction code OB40, enter. अब यहाँ पे आपको अकाउंट की या ये ट्रांजैक्शन सर्च करना होगा। X, this is Y। ठीक है, हमने ये अकाउंट कीज यूज किए थे, यूटीजीएसटी परचेज, सीजीएसटी परचेज, आईजीएसटी परचेज एंड एसजीएसटी परचेज। नाउ अभी के लिए हम सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को कॉन्फ़िगर करेंगे बिकॉज हमने इन दोनों के लिए ही जीएल अकाउंट्स क्रिएट किया है। डबल क्लिक। अब यहाँ पे आप आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स डालोगे। आवर चार्ट ऑफ अकाउंट इज HNMO। क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके गाइस, इंटरनेट आज ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी के लिए यहाँ पे ही सेशन